हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, अभी आज की क्लास में हम 71वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड वेवल। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि दिल्ली में राजकीय प्रवेश के अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। और ये चीज़ें हुई थी 23 दिसंबर 1912 को। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जब अपने परिवार और शाही दल के साथ नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले थे, तभी ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक जुलूस के दौरान वायसराय को ले जा रहे हाथी पर एक बम फेंका गया, जिससे हाथी के ऊपर बैठे हार्डिंग गंभीर रूप से घायल हो गए। और हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और इस मामले में रास बिहारी बोस, लाला मुकुंद और अमीर चंद्र तथा बसंत कुमार को गिरफ्तार कर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? ऑप्शन ए वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन सी हरदयाल और ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर होगा हरदयाल को। क्योंकि 1911 में लाला हरदयाल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। ऑप्शन ए है मिंटो, ऑप्शन बी है डनलप स्मिथ, ऑप्शन सी है विलियम मॉरिस और ऑप्शन डी है थियोडर बैक। तो इसका आंसर होगा MAO। MAO का फुल फॉर्म है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम थियोडर बैक था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सॉरी, ये यहाँ पे ये 29 होगा, तो ध्यान रखें 29 की तरफ। किस आयोग ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? तो इसका आंसर होगा साइमन कमीशन, क्योंकि साइमन कमीशन में ही कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसके विरोध का भी कारण यही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 मिस प्रिंट हो गया है, उसको मैं नेक्स्ट में ऐड कर दूंगी या शॉर्ट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 31, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? मेजर सिंह, रास बिहारी बोस और शाहनवाज खान या सुभाष चंद्र बोस? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और आज़ाद हिंद फौज की भी नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने ही संभाला था। तो इसमें आपको अगर या तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व या चलो दिल्ली चलो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ याद रहेगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है BD सावरकर। तो इसका आंसर होगा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है
M.A. अंसारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। तो ध्यान रखते हैं 1943 में कांग्रेस के कराची मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ कि किस अधिनियम ने भारत में के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था। मतलब कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य किस अधिनियम के थ्रू बने थे। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्योंकि इसी के थ्रू भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बने थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर होगा, पहले तो ये दिया है दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ऑगस्टस हिक्की कलकत्ता क्रॉनिकल, और ऑप्शन सी है रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी, और ऑप्शन डी है ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिराव फुले का सत्यशोधक समाज तो सही है, एक सेकेंड, सही है, और दयानंद सरस्वती का सत्याग्रह प्रकाश भी सही है, और इनका जेम्स ऑगस्टस हिक्की का द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से भारत का पहला समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसे बंगाल गजट के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी, तो आपको ध्यान रखना है इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन बी जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। जनवरी 1941 में वे घर पर नज़रबंदी से भाग निकले और उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की स्थापना की। कूट दिया हुआ है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा, चूंकि इसको आयोग ने मूल्यांकन से हटा दिया था, तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और 1938 का अधिवेशन त्रिपुरी में नहीं बल्कि हरिपुरा में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गलती दिया था कि 1938 के त्रिपुर सत्र के, जबकि 1938 का जो अधिवेशन था वो हरिपुरा में आयोजित हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस को भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में वे जियाउद्दीन पठान का वेश धारण करके कलकत्ता स्थित अपने घर पर ब्रिटिश नज़रबंदी से भाग निकले थे, और उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार नामक भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो इसमें क्वेश्चन ही गलत था, तो इसलिए इसको सरकार ने कमीशन ने मूल्यांकन से हटा दिया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही कालानुक्रम में सजाना है। पहला है राजा नंद कुमार का मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वांडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो दोस्तों वांडीवास की लड़ाई तो 1760 में हुई थी। पहले आपको क्या करना, जो आपको पता है उसको पहले कर लेना। 1760 में हुई थी, और जो टीपू सुल्तान मरा था वो 1799 में मरा था। 1799। और जो सालबाई की संधि थी ये हुई थी 1782 में। फिर बचा राजा नंद कुमार का मृत्यु। जो राजा नंद कुमार थे इनको मृत्युदंड मिला था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के विरोधियों में से एक थे। तो इनको वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम था 1773, तो उसी आसपास मिला होगा, और इसका एग्जैक्ट डेट है 1775। राजा नंद कुमार को 1775 में मृत्युदंड मिला था। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या हुआ है,
वांडीवास की लड़ाई हुई, यानी 3 पहले आएगा। फिर उसके बाद राजा नंद कुमार का मृत्युदंड हुआ है। फिर उसके बाद हुआ है सालबाई की संधि हुई है। फिर हुआ टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो ऑप्शन होगा 3124, ऑप्शन ए सही होगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना है, शामिल नहीं है पूछा है। आपको एग्जाम टाइम में ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है बोलता है तो पहले आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारा नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है कि हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उसको अंडरलाइन किए रहेंगे क्वेश्चन में तो ध्यान रहेगा। तो पूछ रहा है सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, कौन उसमें से नहीं है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है सतलुज और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सिंधु जल संधि के अनुसार जो पूर्वी नदियां हैं उनमें रावी, ब्यास और सतलुज नदियां शामिल है, यानी झेलम नहीं है। ध्यान रहे, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं और इन्हीं का जल भारत को आवंटित किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 13% है, सॉरी 15%। ऑप्शन बी है सबसे बड़े वन क्षेत्र RFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार तथा मणिपुर है। ऑप्शन सी है सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ISFR 2023 भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण लगभग 25.17 है और ISFR के अनुसार RFA का जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तो इसमें राज्य वो भी गलत हो गया। और ऑप्शन सी का है कि सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो ये वाला सही है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ कि मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विभाजन करती है? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस एवं जर्मनी, ऑप्शन बी है USA एवं कनाडा, ऑप्शन सी है नामीबिया एवं अंगोला और ऑप्शन डी है साउथ कोरिया एवं नॉर्थ कोरिया। तो इसका आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी के बीच मैजिनाट रेखा है। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। ये काफ़ी चर्चे में रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, फिर से भी आ सकता है एग्जाम में। तो होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, ऑप्शन ए है लाल सागर से अदन की खाड़ी, ऑप्शन बी है फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी और ऑप्शन सी है लाल सागर से हिंद महासागर और ऑप्शन डी है मेडिटेरेनियन सागर से लाल सागर। तो इसका आंसर होगा पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, यानी फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है ग्रीनविच होगा, या सॉरी यहाँ पे ग्रीनविच होगा, ग्रीनविच। ऑप्शन सी है इंडिया पॉइंट और ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा। तो इसका आंसर होगा ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है क्रास स्थल डमरू मध्य, बी है पनामा स्थल डमरू मध्य और सी जो है वो कोरिंथियन स्थल डमरू मध्य है और डी जो है वो कोरिंथ स्थल डमरू मध्य है। तो इसका आंसर होगा 43 का ए, क्रास स्थल डमरू मध्य। ध्यान रखना है, डेविल स्नेक के नाम से क्रास स्थल डमरू मध्य को जाना जाता है क्योंकि यह थाईलैंड के दक्षिणी भाग में स्थित मलय प्रायद्वीप का सबसे संकीर्ण हिस्सा है जो एशियाई मुख्य भूमि को मलय प्रायद्वीप से जोड़ता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ कि लडंग संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है वृक्षारोपण कृषि, ऑप्शन बी है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन सी है कृषि का पारंपरिक प्रकार और ऑप्शन डी है शुष्क कृषि। तो इसका आंसर होगा स्थानांतरित कृषि। तो आपको ध्यान रखना है कि लडंग उस खेत या भूमि को कहा जाता है जहाँ स्थानांतरित कृषि की जाती है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है माजुली द्वीप, ऑप्शन बी है श्रीरंगम द्वीप, सॉरी सेम चीज़ें दो बार लिखा गया, और ऑप्शन डी सी में था भवानी द्वीप था, सॉरी तो यहाँ पे भवानी होगा। एग्जाम में भवानी द्वीप आया था, वैसे इसका आंसर ये नहीं होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो अब से पढ़ते हैं। ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी श्रीरंगम द्वीप, ऑप्शन सी भवानी द्वीप और ऑप्शन डी है अगाती द्वीप। तो इसका आंसर होगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपको ध्यान रखना है, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी बेसिन, ऑप्शन बी है महानदी नदी बेसिन, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी बेसिन और ऑप्शन डी है कावेरी नदी बेसिन। तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी बेसिन, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बेसिन गंगा का है तथा सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो गोदावरी का है, और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा बेसिन अगर कोई है तो वो गंगा का है, और सबसे बड़ा अगर नदी बेसिन पूछता है तो वो गोदावरी का है। तो इसमें नदी बेसिन पूछा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पे है। ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी है देवप्रयाग। तो इसका आंसर होगा जो ये है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है वो देवप्रयाग में है, क्योंकि विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा का है, और नंद प्रयाग जो है वो अलकनंदा और नंदाकिनी का है, और कर्णप्रयाग जो है वो अलकनंदा और पिंडार का है, और जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी का है, और जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी का है। तो आपको ध्यान रखना, अलकनंदा और भागीरथी पूछा है तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन ए बीनका एवं कावारती, ऑप्शन बी कावारती एवं न्यूमोर, ऑप्शन सी पंबन एवं बैरन और ऑप्शन डी नारकोंडम एवं बैरन। तो इसका आंसर होगा नारकोंडम एवं बैरन। ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप भारतीय क्षेत्र में है, क्योंकि बेरेन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसके उत्तर पूर्वी दिशा में ही स्थित नारकोंडम द्वीप एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ध्यान रखना है, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका आंसर होगा शिमला, क्योंकि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, जिसे अब हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र संस्थान के नाम से जाना जाता है, वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, और यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के अधीन कार्य करता है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो ये तो काफ़ी इजी है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये है एमपी मध्य प्रदेश में। एमपी के बालाघाट और मंडला जिले में फैला है ये कान्हा नेशनल पार्क। तो आपको ध्यान रखना है बालाघाट और मंडला जिला, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ध्यान रखना है कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई थी, और यह बाघों, तेंदुओं, हाथियों, गौर, जंगली कुत्तों आदि के लिए और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का निवास स्थान है, और यहाँ पे हरे भरे घास के मैदान हैं, साल है और बांस के सघन वन और प्रचुर जल स्रोतों के लिए एक विशेष रूप से जाना जाता है ये। तो आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी चीज़ें आपको अगर अच्छे से क्लियर हो गई हो तो आपका अभी तक हमने 71st बीपीएससी का 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपको कुछ डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट को पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ वहीं पे आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।